आपका नाम क्या है? ननकूराम। ननकूराम। हाँ। आप ये बागमारा गांव में रहते हैं? हाँ, बागमारा रहते हैं। आप कितने पीढ़ी से आए गांव में? बहुत पुराना है, हमारे दादी पुरखा है, खुटा काट के बैठे हैं जमीन में। अच्छा, पुराना गांव है। पुराना गांव है ना? हाँ। अच्छा, ये यहाँ पे पहाड़ों में सोना है? हाँ। ऐसा खबर आप लोगों का था पहले भी? और है कहा दिन पत्थर उत्थर लगा दे है, लेकिन पहले से तो पता नहीं है। अच्छा, ये 10-15 साल के बाद होते पता है। अच्छा। हाँ, 15 साल। यहाँ पर बरसात के बाद लोग सोना निकालते हैं, ये सब नहीं आपको मालूम था? नहीं, वैसे सोना नहीं निकलता है, वो कठोला उठोला से झोल रहता है। हाँ। उस कठोला से ना, हाँ। वो इसे भूसी सेप के वैसे झोलता है। अच्छा। हाँ। तो वो क्या आदिवासी लोग करते हैं? हाँ, आदिवासी लोग। मतलब हम भी आदिवासी हैं। हाँ, तो खुदा काट बैठे हैं। हाँ, हम लोग सोनझोला आदिवासी, सोना खान। सोनझोला। और आज जो खदान दे दिया है, तो उनका क्या होगा? अब का उठो भागो कहीं। अब का की पट्टा उट्टा नहीं देता। हमारे मन के तो पुराना है, मसदी गांव है। हमको तो ऐसा हटा नहीं सकता। नहीं तो फिर जमीन देगा तो हम उछल के जाएंगे। जहाँ जमीन देगा उसको बना के देगा, बोर खोद कर देगा। और अगर सिर्फ पैसा दिया तो चले जाओगे? पैसा दो तो कहाँ जाओगे साहब, पैसा क्या करेंगे? तो ये जो बागमारा सोना खदान का नीलाम हुआ, और वो बागमारा खदान के नाम से ही नीलाम हुआ, तो बागमारा तो आपका गांव है। हाँ। और उसको आपको कोई खबर नहीं था? नहीं, कोई खबर नहीं था। वो समाचार पत्र वही आए इधर उधर 2-4 लोगों के कहने से। जो इलाका खदान में आएगा, उसके अंदर बागमारा भी है। अभी तक अब बागमारा तो मेन है, हिसाब से बागमारा ही है लग रहा है। बाकी गांव वाले को तो पता था नहीं है ना, कितना दूर से माइनिंग करेगा या कुछ करेगा, कैसा दिया है टेंडर, क्या हुआ है, किसी को तो पता ही नहीं है। तो क्या बताएंगे लोग? तो खदान जब बनेगी, बोलेंगे राज शुरू करेंगे, पहाड़ कटेगी, तो उसका कुछ ना कुछ असर तो आपके जमीन गांव सब में होना ही है। बंजर हो जाएगा सर, पूरा पत्थर तोड़ेगा, पूरा धूल उड़ेगा, तो खेत में खेती करने लायक जमीन नहीं बचेगा यहाँ। तो पहाड़ गिरेगी ना, जब खदान खुलेगा, विस्फोट होगा, बम ये करेंगे, तो पहाड़ गल के कहाँ जाएगी? खेत में जाएगी ना लोगों के। वो पूरा गया, और उसके लिए पानी कितना जरूरत पड़ेगा? उसको धोएंगे, ये करेंगे। हमारे गांव में सोना जो झोलते हैं तो उनसे पूछो कितना पानी लगता है, पूरा नदी में झोल के निकालते हैं। तो वो तो कंपनी वाला है, कितना बड़ा बड़ा घर बनाएगा, कितना बारूद, कितना क्या क्या वहाँ पर ये करेगा, तो वो पूरा क्षेत्र ही ये हो जाएगा, कंदमूल से लेकर पूरा ख़त्म हो जाएगा। वहाँ का माहौल ख़त्म हो जाएगा, उनकी संस्कृति ख़त्म हो जाएगी। सोना खान क्षेत्र शहीद वीर नारायण सिंह का क्षेत्र, सोना खान नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये क्षेत्र ही सोने का क्षेत्र है। आप बरसात के दिनों में देखेंगे, पलारी से, बलौदा बाजार से, कसडोल से लोग आके यहाँ पे लोगों के पर्ची में सोते हैं, और लकड़ी का जो पटिया लेके आते हैं उससे सोना झोलते हैं, जो बरसात में उनका गुजारा चलता है। और ये उन्हीं से हमारे पूरे क्षेत्र के लोग सीख गए हैं। और सब बरसात में कभी 500 का ही मिलता है, कभी 2000 का, कभी 1 है, कभी बिल्कुल नहीं मिलता, फिर भी वो सोना का झोलने का काम करते हैं। जिसको अंग्रेजों ने नहीं लूट पाए, अब हमारे सरकार लूट रही है। सोना खान को अब पूरा पथरा खान बना रही है, यानी बना रही है एक तरफ से। सोचो, पर जो कह रहे कि जंगल की जमीन है, क्या सही माने में उस जंगल इलाके में कोई गांव नहीं है, आदिवासी लोग रहते नहीं है? उस इलाके में 24 गांव आसपास के प्रभावित होंगे, और वो सब आदिवासी गांव हैं। और निश्चित रूप से मतलब वहाँ एक बहुत बड़ा नुकसान वहाँ के जनजीवन को होने वाला है। आसपास पहाड़ भी है, आप तो गए हैं वहाँ पे, आपने देखा है कि पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ वो गाँव है। तो वो मशीनें धीरे धीरे गांव में बढ़ेगी, पहाड़ों को भी खोदेगी, उन रास्तों पे भी बढ़ेगी जो जिससे जनजीवन, हाँ, जिससे जनजीवन प्रभावित होता है। तो वो मशीनें बढ़ने वाली है, देर सवेर बढ़ेंगी। और उसके लिए जो भी हम लोगों ने इतने दिनों से देखा है, वेदांता के जो किस तरह के वैधानिक तौर तरीके हैं आपसे छिपे हुए नहीं हैं, पुलिस फोर्स लेके पूरी सुरक्षा के साथ, बहुत दूसरे तरह के दस्तों को लेकर के वो कंपनियां आगे बढ़ती है। तो वैसे ही कुछ उस इलाके में होने वाला, और ये आशंका जो है वो गांव वालों की निर्मूल नहीं है, बेकार नहीं है। लगभग
मतलब हर गांव में आप पाएंगे कि किसी न किसी स्टेज पे लोगों ने विरोध किए। अब वो विरोध कहाँ तक जा सके, क्योंकि एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है जो मुझे लगता है यहाँ पर, कॉरपोरेट जो मतलब एक क्या कहें उसके मतलब प्रशासन के सभी अंगों पे उनका शिकंजा है एक तरह से। तो मतलब चाहे वो माइनिंग ऑफिसर हो, चाहे वो इन्वायरमेंट ऑफिसर हो, या लेबर ऑफिसर हो, या स्थानीय जो भी प्रशासन है, एक तरह से वो सभी मिलकर के कॉरपोरेट का बहुत साथ देते हैं। आज अनेक विध कामों के निर्णय हुए हैं। शायद बस्तर के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि 1 घंटे के इस समारोह में 24,000 करोड़ रुपयों के पूंजी निवेश के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का निर्णय हुआ। एक राज्य, पूरे राज्य के लिए भी अगर 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो राज्य के लिए बहुत बड़ी गौरवशाली घटना होती है। जबकि आज एक जिले में 24,000 करोड़ रुपया आने वाले दिनों में इस बस्तर की जिंदगी में कैसा बदलाव आएगा, इसका मैं भली भांति अनुमान कर सकता हूं। India is home to nearly 104 million Adivasis. Adivasi means original inhabitant. The Indian Constitution classifies them as scheduled tribes. The Adivasis constitute about 8.6% of India's population. There are more than 700 distinct Adivasi communities spread all across the country. Majority of the Adivasi population resides in Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Jharkhand, Gujarat and the 7 states of the northeast. The presence of the Adivasi on the Indian subcontinent predates the Dravidians, Aryans and everyone else. About 3,000 years ago, the Indo-Aryan invaders of the subcontinent had driven these people from the plains of the Indus and Ganges into more remote parts of the country, where they have remained to this very day.
सीमारन सतारन तब लागू तिमणापुरु टुला देसाली को भूमि को जायर को नागिरहन को बिंदिरान को चंडी कोड़ा चौरा कोड़ा खानापुरु टुला देसाली भूमि को जायर को नागिरहन बिंदिरान को चंडी कोड़ा चौरा कोड़ा गिर चलो तो बिर बुंगा बिर चंडी को तिला मा तो गिरन लिंगे तो झड़प था तब से तिला को टुला तंग लाई पूरे कंटी टुला से जमा पेने पे तब ने मां किन तो बस जम जम ते नो ते आ तूने तू का सिम हो रहा है वो जांगी ये वो जोगी जो कले कला रे और हमारे सितों ये अग्नि के जो पतन कहते नहीं पतन तब बोले तो ने हाथ तूने तू का तो रोग बना भय तो कुल बना बिन बना को तब कुल बना कर पाते हैं बोले बिन को चली को चलो गिर को चलो तो बिर बुंगा बिर चंडी को तिला मा तो गिरन लिंगे तो झड़प था तब से तिला को टुला तंग लाई पूरे कंटी टुला से जमा पेने पे तब ने मां किन तो बस जम जम ते नो ते आ तूने तू का सिम हो रहा है वो जांगी ये वो जोगी जो कले कला रे और हमारे सितों ये अग्नि के जो पतन कहते नहीं पतन तब बोले तो ने हाथ तूने तू का तो रोग बना भय तो कुल बना बिन बना को तब कुल बना कर पाते हैं बोले चलो चंके बनो का बिन चंके बनो कर Most of the Adivasi communities remained far outside India's mainstream and the Hindu caste system. The Adivasis were a self-governing people who lived and worked in the forests for centuries. The forest was their natural habitat, the source of their food and shelter, the cradle of their culture, tradition, and history. The Adivasis lived in a symbiotic relationship with the forest. They worshipped their ancestors and the spirits that lived in the hills, trees, and rivers. The Adivasi collected fruits, leaves, roots, branches, bark, and hunted wild animals for food. They cleared patches of forest land for cultivation. The British colonial rulers did not recognize the rights of the Adivasis over the forests. The British took over all the forests in India and the land of the Adivasis. The Adivasis of the Indian subcontinent were rendered homeless in their own homeland. The Adivasis resisted this takeover and launched several struggles against the colonialists. Between 1853 and 1940, the British had to deal with more than 70 Adivasi revolts. After independence, the Indian state continued to uproot the Adivasis from their natural habitat. The Adivasis who have lived in the forest from ancient times and protected the ecosystem were called destroyers of the forest. The Adivasis put up strong resistance. The government tried to crush the struggles of the Adivasis with brute force. As the repression continued, the Adivasis became more militant.
In 1995, unable to face the mounting pressure of the Adivasis, political parties and human rights groups, the government set up a parliamentary committee to address the grievances of the Adivasis. The committee recommended recognition of the traditional rights of the Adivasi. The Forest Rights Bill was proposed. When the bill was first debated in the parliament, several conservationist organizations, the officials of the Ministry of Environment and Forests, and corporate agencies opposed the bill. They did not succeed in stopping the bill from becoming law. They managed to slow its implementation. The Forest Rights Act was passed by the Parliament in 2006. The Indian state, for the first time after independence, admitted that a historic injustice was committed against the Adivasis. The Forest Rights Act recognized the rights of the forest-dwelling communities and the need to involve them in the management and conservation of forests and protection of wildlife. The law promised to restore the rights of the Adivasis taken away by the colonial rulers. However, like all other promises of India's ruling elite to improve the lot of the poor, this has also turned out to be a hollow promise. The government has deliberately bypassed the mandatory requirement of consent of the Gram Sabha for diversion of forest land for industrial and mining purposes. What is the difference between the struggle before you got the act and after the act? What's the difference between the two kind of systems? In fact, I would put the demarcation slightly differently. Okay. There is one phase of the struggle which is in the 80s, which is before we got any kind of protection from either the court or from a law. In the late 70s and the early 80s, when people were cultivating land in the forest, they continued to cultivate that on their own strength alone. It was a strength as individuals and a strength as a community. माझं नाव पार्वती जानी बारगा रह काठे पडायला आम्ही जावशी प्लेट चोखलो तावशी प्लेट पण चोखला ना जंगल पण राखवाली केली आम्ही जंगल तयार केला ना प्लेट पण चोखलो ना आऊन खाता नागली वरी उडीद कोणी लाव कोणी भात लाव सिपाई लोक आम्हार पण दबाव टाकत घरा बांधून ते घरा बांधून ते दबाव टाकत आम्हा पाय कोंबडी मागून पेत खात दारू मागून पेत ना दारू नाही दिली कोंबडा नाही दिला तर आमच्या घर मोडून टाकत ना मोडून गाडी घेऊन येत ना घेऊन जात ना आम्हाला पण मारा देत कुटत आप लोग को जंगल विभाग मना किया है फिर भी आप लोग जोत रहे हैं जोतबे करेंगे छोड़ेंगे नहीं भले चाहे जेल देगा या कुछ करेगा लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं हम लोग जान देने पर एकदम तैयार हैं और जान देकर भी धीरे छोड़ेंगे नहीं Because you had the forest department coming and cutting crops, you had sometimes the SRP coming and also supporting the forest department. The only way that people could protect their lands was to collectively resist them. And therefore the struggle in the initial years was of that nature. Not only regarding land alone, but even regarding forest produce and firewood
and timber from the forest and things like that, wherein the whole community had to come together to ensure that the houses they constructed remained there. The idea of this film took shape in the early 1980s, when the government of India decided to bring in a new law for conservation of forests. It was an amended version of the forest policy of the British colonial rulers. Like the British colonial rulers, the government of independent India wanted to maximize revenue from the forests. The government nationalized 36 items of minor forest produce, including grass, flowers, leaves and branches. Collection of any of these items was declared an offence, punishable by 3 years' imprisonment and fine up to 3,000 rupees. Cultivation was banned on the grounds that the Adivasis were destroying the forest. The government took away all the sources of livelihood and sustenance of the forest-dwelling Adivasi. The forest guards were empowered to arrest forest-dwelling Adivasis without warrant on the ground that they were destroying the forest. This was a farce. According to the government's own statistics, between 1950 and 1980, various state governments and the central government had diverted more than 430,000 hectares of forests to mining, industries, farming and dams. It was not the Adivasi, but the state and the corporate sector who were responsible for destruction of forests.
On the 20th of May 1981, the Gond Adivasis of Adilabad district in Andhra Pradesh had assembled in Indarvalli to protest against the takeover of their land. More than 30,000 Adivasis had turned out. They were chased away with a lathi charge. The police opened fire and killed 13 persons. Those who tried to pick up the injured were also fired upon. Professor Christoph von Führer-Heimanndorff came to India in 1936. He studied Adivasi life, culture and society in Assam and Peninsular India for 7 years. He worked extensively among the hunter-gatherer Chenchus, the Reddis of the Bison Hills and the Rajgonds of Adilabad. At the end of the war, the Nizam's government of Hyderabad appointed Professor Heimanndorff as the advisor for tribes and backward classes. He was asked to deal with the complicated issue of land reforms. We met Professor Heimanndorff in London in 1983. Professor Heimanndorff, the tribes lived relatively in a very secluded way. I mean, they were alienated from the Hindu society and there was very little contact between the two. Yes, they were, of course, many of them were relatively isolated. I wouldn't say they were alienated, because if one says alienated means that they were once in closer contact and then they got more remote. But they were in areas, forest areas, hill areas, etc., which were not very attractive to other Indians, I mean to the so-called advanced castes. So they were left there. They could live in their own style. But later on then, when much of the forest was being felled, when the tribes were no longer so isolated, when roads were built, etc., then began really the tribal problem, began only then. Communications were improved, exploitation of the forest resources began, and there were already the problem of mineral resources where in these areas very little was exploited, except in such areas as Bihar, for instance, near Ranchi, etc. But it was building up, and it was really only at the time of independence and the years following that, suddenly thousands and 10,000s of people from Maharashtra and from other parts of Andhra Pradesh came in. They're advanced caste. They were Hindus. Advanced caste. They were upper caste Hindus or peasant caste Hindus, and they managed to get much of the tribal land. K.G. Kannabiran was an uncompromising human rights activist and lawyer and was known for his work on the issue of civil liberties. What was happening in the tribal areas was non-tribals used to enter into agreements of sale with the tribals and enter into possession. And when the matter came before the assistant collector or collector under the Scheduled Areas Tribal Land Regulation Act, land regulation, the position was that they used to take the defense saying that I am staying here under Section 53A of the Transfer Property Act. Now the Parliament, the legislature, the governor and the president are aware of this legislation. Now till now they have not made an exception with reference to these tribal regulation regarding land transfers in tribal areas. In the late 40s then, I was not only doing anthropology, but I was then had a position as advisor for tribes and backward classes in the Nizam's government, which really was a position like tribal commissioner. I was in charge of tribal welfare. And I carried through, I proposed and carried through quite a number of projects
for the improvement of the conditions of the tribals. And I realized that one of the most important things was to secure them in the possession of their land. And actually at that time, that was in the middle 1940s, 10,000 of acres of land were given to tribals on Pata. When I left Hyderabad in 1949 to take up a position in London, I thought really that the fate of the tribals in these areas were protected, yes, that their fortunes were really protected. अच्छा, ये लोग जंगल के बारे में क्या बोल रहे थे? जंगल के बारे में लोग बोला, जिस जंगल से हम लोग जी रहा था या अपना बाल बच्चा को पालन पोषण करते थे, जहाँ से हम लोग को माने दाना पानी मिलता था, चारा मिलता था, वह सारा सरकार ख़त्म कर दी है। इसलिए अब हम लोग को ज़मीन दिया जाए सरकार। जंगल में क्या क्या मिलता था पहले, अभी जो कट गया? अभी केंदू, चार, महुआ और शक्कर कंदा खोद के भी, या साल का गाछ का पत्ता को भी बेच के या उसका पल को बेच के अपना पेट चलाते थे। हाँ, रूम से कम वो लोग पत्ता बाजार या हाट में लेके बेचते थे। ये रस्सी वही रूम से कम का, उसका पत्ता बाजार में बिक्री होती है। तो वह चीज़ को आज ख़त्म करके, एक तो साल गाछ का एक टुपाल होता है, उसका चॉकलेट बनती है, तो वह चीज़ को ख़त्म करके सागवान लगा रहा है। सागवान से तो ये लोग का किसी तरह का पैदा नहीं है, यहाँ के बिरो लोग का किसी तरह का पैदा नहीं है कि सागवान का पत्ता बेच सकता है, ना उसका लकड़ी बेच सकता है, ना उसके पूजा पाठ में भी वो पत्ती को ला सकता है। वो किसी तरह का ये लोग का पैदा नहीं। फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन जो बनाया उससे क्या हुआ है? उसे कॉर्पोरेशन उसमें सागवान लगा रहा है। ये लोग का जितना जो ये लोग जो जिस गाछ में जो पैदा होता है, सारा गाछ को ख़त्म करके ख़त्म कर दिया है, काट के ख़त्म कर दिया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है। यहाँ ढोर क्यों लाया? कहाँ ले जाएँ साहब? नर्सरी के अंदर क्यों लाया? प्रति ढोर 9 रुपये चार्ज लगता है। कहाँ ले जाएँ तो? तुम 9 रुपये चार्ज दोगे क्या? देखो क्या नाम है? रत्ना। कितना ढोर है? तो कह के हाथ जाएगा। नहीं साहब, हाथ जोड़े, गरीब आदमी है कहाँ। कानून नहीं छोड़ता, हम तो कानून कोई ऐसा है कि गवर्नमेंट का कानून ऐसा है, जो नर्सरी के अंदर ढोरो उसको अंदर किया जाएगा कांजी हाउस में। 9 रुपये चार्ज है। अच्छा, आपका क्या नाम है? तुम्हारा नाम बगली? तुम्हारी कितनी गाय है? 40 गाय। भैंस कितनी है? भैंस नहीं है। तुम्हारी कांजी हाउस जाएगी। तो कहाँ ले जाए फिर? कहाँ चराएं गाय को? भाई कहाँ चराए? तो गवर्नमेंट कानून है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट का आदेश है। पेट में भी नहीं मिलता है, नहीं कपड़ा भी नहीं मिलता है, मैं क्या करूं? हम क्या करें भाई? गवर्नमेंट कानून है ना, ये तो आपको अच्छी तौर तरीके से मालूम है। नीलाम कर दो, हमको तो पेट में मिलता है न कड़ में मिलता है, ले जाओ। Every legislation operates in a particular manner, and whatever the content of the legislation is, when it comes to enforcement, if it is a beneficial legislation, it does not help the poor people for whom it is intended. And if they are penal laws, they are invariably enforced against the poor people. For instance, in the Forest Act, the contractors and other forest depredators are not really bothered about these forest laws. But the persons who are invariably persecuted are the tribals who live in the forest areas. I mean, lots of complaints about this are there, even with reference to these Gonds in Adilabad, because their entire fight seems to be with the forest officials, because the forest officials behave so oppressively that they have got to keep on fighting against them, and most often it is by means of political fight, not in courts, because courts, they can never succeed. A situation has arisen where
the tribals are not allowed to market their products. That's how the various revolts took place, because the tribals were given a raw deal all along. That is, if you go back to the Santal revolt of 1855-56 and the statement of Collingbrooke supporting the tribals, and the Friends of India editor opposing the tribal revolt at all, totally. If you take this and then if you come to Srikakulam or prior to that the Malayappan Commission's report, you will find the grievance of the tribals have been all along been the same. That is from 1855-56 to 1971, even 81. The complaint of the tribals is they are being cheated. Tribals live mainly in the forests and they collect the forest produce and try to market it. There was no marketing system though, so since it's a tribal economy, it was a barter. The forest acts really do not provide for saving of the rights which the tribals have, and there are no exceptions made, and the result is that the tribals who continuously live in the forest are being prosecuted under the various acts. तकलीफ है तो बड़ी नहीं था ना। अभी जरा सी बच्चा धर के जात हन पत्थर टोरीला ओला लाए ऐसे नहीं पूछने इसलिए आए ना क्या सच्ची हल्ला नहीं करवाओ खाली वो का जा फिर जंगल काट दिए हैरान हो जाते अपन ऊपर और सरकार सुनती नहीं ये तो बांस काटे तो मसक बिया देते भैंसा खोख ने बैठा देते हैं, ऐसे मारते हैं कर्मचारी लोग। तुम कैसे जिए? इनकी शिकायत नहीं करते हैं, कोई नहीं सुनता है। तुम क्या बोल रहे बैगा जात, ऐसे कहते हैं। बहुत तरीका तुम जंगल में आते हो हमारे नाश करते हो, तुम्हारा बाप का जंगल है बहुत तरीका मादा चोद, ऐसा बोलते हैं। तुम क्या करें? भाई लोग जाते हैं उनका पत्ता कटा के थोड़ी दूर काट के फेंक देते हैं। जाओ भगा इधर, चलो भगो, तुम्हारे बाप का जंगल है, साले बैगिनी है, आते हो मारते हो। चाषी जाति चाष चाड़ी देले बचिबा नाही सरी जीव आमर ये डंगर आमर साथी ये करूची आम उन्नति ये डंगर आमर साथी ये करूची आम उन्नति धरित्री माता को हाथ जड़ी करी करिबा माती ये 3 मई 2002 में सुप्रीम कोर्ट में मामला आई। ये पूरे देश के विभिन्न राज्यों में सर्कुलर निकला, ये कार्रवाई शुरू हुई कि
सितंबर महीने तक बिल्कुल इनको खाली किया जाए। जंगल से गांव के गांव को हटाने के लिए गोलियां चली, कितने लोग मर गए और कितने लोग घायल हुए। About the 2002 Supreme Court order, what was the order actually? If I remember correctly, there was a case in the Supreme Court filed regarding encroachments in the Andaman and Nicobar Islands. Okay. And the state governments, in that context, it was broadened to all state governments, and therefore all state governments were asked what steps they were to take to prevent evictions, encroachments in the future. And it was only about preventing of encroachments in the future. But that order of that date, I don't remember the date just now, that was interpreted to be an order of the Supreme Court to evict people from lands. So there was an absolute misinterpretation of a Supreme Court order. And using that misinterpretation, people in all over the country, whether in Jharkhand, in our own state of Maharashtra, in Amravati, elephants were used to flatten people's houses. It rallied, got people together. I think that was the good part about it from the point of view of the Andolan. Because in 2002, everybody started coming together, and we put pressure on the Maharashtra government to not to order evictions. And they did that sometime in September. It rallied, got people. Various political parties and Sanghatnas came together. गरीबों की सरकार नहीं है, ये सरकार जो है पूंजीपतियों की सरकार है, ये सरकार जो है लूटने वालों की सरकार है। एक तरफ बोलता है आदिवासियों के हित के लिए मैं काम करता हूँ, और दूसरे तरफ आदिवासियों को जलाता है, आदिवासियों के हक को छीनता है ये सरकार। So once again, one got in 2002 an impetus to the struggle. With those people coming together in Maharashtra, they came together in other parts of the country. And that is what brought people together in 2003 and 4 to what was initially only a demand to prevent evictions, but slowly gelled together as a demand for a new law. The holding of the National Convention of the National Forum of Forest People and Forest Workers in 2006 in Ranchi highly boosted the spirit of the forest rights movement in Jharkhand. Large number of people came from all over the country and abroad. Together, they took the oath of taking the movement to its logical end. A joint statement was made that opposed commercialization of forest and diversion of forest land for extractive industries. The nodal agency in the Act is the Tribal Welfare Department, which is actually a very good thing because it's not the Forest Department. And that was a demand actually which we had made ourselves, that the Forest Department should not be the nodal agency. But the sad part about it is the Tribal Welfare Department is the weakest, one of the weakest departments in the government. And not only is it weak, but the Forest Department very insidiously ensured that they will have control over the Act. And they did it by putting officers of the Forest Department on deputation to the Tribal Welfare Department. And so the secretary might have been there, but the secretary was okay, the Tribal Welfare Department, but he had a particular person, the person in charge, the officer in charge for the Act was somebody Forest Department. They were the people who were making the formats, making such long winding formats that it became very bureaucratic. Ensure about what is to be done, then giving certain directions as to how it should proceed and things of that sort. So obviously, the Tribal Welfare Department was not really implementing the Act. Who's the nodal agency under the Act? Tribal Department. But why is the Forest Department taking full control? Because they are the Maliks. All right. And one should remember that in the overall scheme of things, Tribal Department was never part of part of the historical formation of the administration. There was no Tribal Department. And now even the Tribal is the Tribal Welfare Department. We had a lot of meetings with the Tribal Welfare Department, pushed a number of things through. Not as Kashtakari Sanghatna, but as what was the Shoshit Jan Andolan or the Jangal Adhikar Sangharsha Samiti, which was a wider body. And
we managed to at least make the implementation of the act an issue, and therefore the whole issue, and there were a number of meetings which were held, number of demonstrations which were held, follow-up meetings with Chief Secretary, and meetings with all other officers and things of that sort. But all this meant that the struggle was getting down to paperwork. It was getting down to seeing that the paperwork was okay, getting down to see as to how one was to defeat the machinations of their paperwork, because it was so easy to do it. And paperwork, after all, is when you're asking an Adivasi who's cultivating his land, even though he may be educated, newly educated person does not know actually how to go about these kind of things. And therefore the struggle was to see that your claims were actually properly filled. Even after they were properly filled, there were problems, then were to make those kind of corrections in it. But the actual problem was that the government tried its very best to totally overturn the act. ये देखिए, एक्ट अपने आप में एक मतलब जिस तरीके से ग्राम सभा को बहुत केंद्रीय, मतलब एक सेंट्रलिटी है ग्राम सभा की पूरी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में, एक्चुअली उस ग्राम सभा की सेंट्रलिटी को ही एक्सेप्ट करने में सबसे ज्यादा दिक्कत है प्रशासन को और वन विभाग को। तो इसमें जो एक ये देखा जा रहा है कि भी ग्राम सभा वो है जो उस राइट्स को आइडेंटिफाई, मतलब एक तरह से वो ही राइट्स को एस्टेब्लिश करेगा, वो ही जो है एक किस्म से एविडेंस भी सामने लाएगा, वो ही उसका अनुमोदन करेगा। तो उसमें ये देखा जा रहा था कि भाई अगर लोगों के पास कागजों पे कोई दस्तावेज नहीं है तो भाई ग्राम सभा जो है वो उन तरह के एविडेंस जो है, वो बुजुर्गों का एविडेंस हो या जैसा भी हो कि कितने पीढ़ियों से लोग बसे हुए हैं वगैरह वगैरह, तो मतलब ग्राम सभा को एक सेंट्रल पोजीशन एक्ट में दिया गया है। पर उसी चीज को मानने में सबसे ज्यादा दिक्कत है। तो आप देखते हैं कि मतलब अच्छा उसके बाद तो ग्राम सभा का मतलब ग्राम सभा जो आवेदन देता है और वन अधिकार समिति के माध्यम से जो फाइनली जो फॉरेस्ट राइट्स कमिटीज के पास जाती हैं ब्लॉक लेवल पे वगैरह वगैरह, अल्टीमेटली उस ब्लॉक कमेटी में फिर से वन विभाग बैठा हुआ है। एंड हर जगह हम ये देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ब्लॉक लेवल पे एसडीएम होना चाहिए, वन अधिकारी उसका एक पार्ट है केवल, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली ये होता है कि वो वन विभाग ही दोबारा जाकर के सारी चीजों को मतलब उस पट्टे को फाइनलाइज करने का काम एक तरह से दोबारा वन विभाग के हाथ में, जो कि एक ऐतिहासिक समय से आदिवासी का और वन विभाग का एक संघर्ष है, और आप उन्हीं के हाथ में दोबारा ये चीज दे रहे हैं कि भाई ये राइट्स को का कोई रोल है नहीं। जंगल का जो कानून है, जंगल अधिकार जो कानून है, उसमें जंगल डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तो कोई रोल है नहीं, पर जंगल डिपार्टमेंट क्यों घुस जाता है हर बार? क्या अब भी 12 तारीख के मीटिंग में एसडीओ बोल रहे थे कि आपने जो दावा फॉर्म भरे हो उसमें हमारे फॉरेस्ट गार्ड का किसी का साइन नहीं है। अच्छा। इसमें साइन होना चाहिए, जबकि इस कानून में लिखा है कि वन विभाग का कोई दखल अंदाजी नहीं चलेगा। उसमें ये बताए थे कि हमने बोले कि सर इसमें सचिव साइन किया है, ग्राम पंचायत सचिव, वो तो मान्य है, उसको मान्य करना चाहिए। नहीं नहीं, ये फॉरेस्ट वाले साइन करेंगे, फॉरेस्ट गार्ड वाले। ये एसडीओ ने कहा, जबकि कानून में नहीं है, और अगर नहीं होगा तो नहीं मानेंगे। हाँ, ऐसा कुछ जी। मतलब छत्तीसगढ़ सरकार का ये नया कानून है कि जो केंद्रीय सरकार का जो कानून है वो तो नहीं मानेंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब वन अधिकार कानून वन अधिकार के तहत जो समिति बनी, समिति के समय भी उन्होंने क्या किए थे, जो सचिव का पद है हर फॉरेस्ट गार्ड वालों को घुसा दिया गया था। फिर हमने बैठक किए और बोले कि फॉरेस्ट वाले वन अधिकार समिति के सचिव कैसे बन सकते हैं, उसमें हमको चयन करना है कि सचिव हम किसको बनाएंगे। फिर उनको हटाया गया और हम लोग ये किए, तो उसके ऊपर भी टिप्पणी कि उनको कैसे हटाया गया। इस तरीके के प्रशासनिक अड़ंगे, एंड इवन जब लोग अपनी ओर से ग्राम सभा करना चाहते हैं। अभी एक सवाल आ रहा था कि ग्राम सभाओं में जबरदस्ती एक एजेंडा जोड़ देना कि एक सर्टिफिकेट इशू कर देना कि नहीं फॉरेस्ट राइट्स प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड।
there is a pressure which is coming upon the Gram Sabhas that they should declare that forest rights process has been completed, which they haven't been. My belief is that the state or a section of the state tries to come across as being very magnanimous. And the Forest Rights Act is part of, to one stage, to one sense, a part of magnanimity. All right. The second reason that was there also in our mind was that this act could easily be a means for some who are thinking long term of opening up this space for the corporates. Okay. And so therefore, we try to sabotage if there were any kind of expectations of that sort by having this community forest resource. And I don't think, I think the way it was managed allowed, like community forest resource applies to forests of any description, whether it be reserve, protected, national park, game sanctuary, whatever it is. By biodiversity reserve, community forest resource applies to all this. Community forest resource rights, that means the managing the whole forest of the village, how that would happen and what would be the role of district level committee, subdivisional level committee, all that has been very clearly mentioned. There is no loopholes there which the opponents can use to subvert the act. But despite all that, what we have noticed in Jharkhand, forget about the other states, the same thing, but in Jharkhand, till 1st June this year, the progress was almost stalled. There was not a single community forest resource rights recognized, not a single, despite the fact that so many of them we have been fighting, and they are sitting over them. They are rejecting most of them on very flimsy grounds. But whatever they have accepted under pressure, they are also sitting over it for years together. Since 2006, just imagine, so many years passed. Why this is so? Our explanation is that because FRA has been proved for them a major obstacle in the process of mining and industrialization of this country, and also direct forest investment is badly affected because of this act. So they want to get rid of this act as soon as possible. The state is functioning within the the traditional or the overarching construct of property. All right. So there is nothing called public property. There is the private property of individuals, which is conferred by the state, and the state feels it can take that, even that right away for that's the acquisition, land acquisition, etc. And there is the state private property, and the state considers all these forests as their private property. Pradeep, when we began, and one of our arguments was, and is, some of us still believe that in the Adivasi culture, there is a, not articulated in the ecologist framework, but there is a culture of conservation. There is a kind of symbiosis where the Adivasis never took more than what was needed, and also treated the land and the forest as a part of the community resource. The individual control or family control that came was also not completely private concept, like the private property under the Properties Act. Has that completely gone from the ken of the tribal today? Or yes, the Adivasi today? Considerably, because the state continuously seeks to replicate itself. And if the consciousness and the character of the state is not internalized by the citizen, the state can't survive. And so the state in all its, in its various manner, when I talk of state, I'm not talking of just government, I'm talking of a wider this, of the whole political elite and the thinkers and their contribution, is continuously trying to replicate its consciousness in the consciousness of the citizen.
Because if the consciousness of the citizen is akin to the consciousness of the citizen is manageable. Okay. Now, if you have a counter hegemonic concept, a concept in which the collective replaces the individual, and the collective is a collective of caring and sharing, then this collective has immense powers and immense capacities to resist the state. तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो